हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में फिजिक्स का क्लास में बात किए थे कि आपका आवेश, जो पहला चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। तो उसका जो है स्थिर वैद्युतिकी एक इकाई आता है जिसमें हमको अध्ययन करना था। स्थिर वैद्युतिकी मतलब हुआ कि वैद्युतिकी मतलब आवेश, अस्थिर मतलब रुका हुआ। तो हमको इसमें अध्ययन करना है रुके हुए आवेश के बारे में, ठीक है। और हमारा चैप्टर का नाम था कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो चलिए हेडिंग डालते हैं और इसी के साथ थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर उसके साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेक्चर 2 का फिजिक्स। तो देखिए, वैद्युत आवेश एवं या फिर और क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे टॉपिक आएगा तो, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहे थे, ठीक ना। तो सुनिए, आवेश के बारे में आप लोग को डिफिनेशन लिखाए थे कि वो वस्तुएं जो क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आपका वैद्युत आवेश। आवेश किसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। तो हम वैसी वस्तुएं जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो या उसे अनुभव करता हो उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। अब आता था एक वर्ड है अनावेशित या उदासीन। तो जिस पर कुल यानी कि नेट जो चार्ज हो यानी नेट आवेश हो वो शून्य हो, यानी कि उसमें जो धनात्मक आवेश प्लस ऋणात्मक आवेश का जो सम हो, धनात्मक आवेश प्लस ऋणात्मक आवेश का जो सम हो वो क्या हो, तो शून्य हो, इसका शून्य हो, ठीक है। इसका सम जो शून्य हो उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीन या अनावेशित वस्तुएं, ठीक है। फिर हमारा एक वर्ड आया था, क्या चीज़, हाँ, कि आवेश जो हो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने बात किया था। और जो है कुछ आप लोग को आवेश के बारे में भी बताए थे, उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो उस सब के बारे में भी थोड़ा रिकैप कराते हैं। इतना तो ठीक है। सुनिए, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश यहाँ लिखते हैं आवेश, ये तो हेडिंग हो गया। आवेश का एसआई यूनिट जो था हमारा क्या था, कूलम था, जिसको सी लिखते हैं। हिंदी में इसको लिखे तो कूलम इस तरीके से, या इंग्लिश में लिखे पूरा नाम तो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया एसआई यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, ठीक है। पहले हिंदी नाम लिखते हैं तब इंग्लिश लिखेंगे। स्टैट या स्टैट कूलम, इसका क्या है, सीजीएस यूनिट। रिकैप करा रही है, ये सब हम लोग पिछली कक्षा में पिछली लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। स्टैट कूलम, जिसको STATCOULOMB, ठीक है, स्टैट कूलम बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो अगला था वो क्या था, हमारे एक कूलम बराबर होता है कितना, तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है, ये होता है। और स्टैट कूलम को ही ESU बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इसी को हिंदी में कहते हैं आप लोग क्या, स्थिर वैद्युतिकी इकाई, स्थिर वैद्युतिकी इकाई, ठीक है, ये था। और इसका जो एक और था कि एक कूलम बराबर होता है 1/10 EMU। EMU का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसका जो हिंदी नाम हुआ यूनिट, UNIT यूनिट, इसका हिंदी नाम हो गया आपका वैद्युत चुंबकीय इकाई, ठीक है ना। इतना पढ़ाए थे। और उसके बाद हम लोग बात किए थे इसके आयाम के बारे में। आयाम इसका क्या होता है, तो देखिए पहले तो फॉर्मूला इसका जान लेते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है, जो कि आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, आवेश बटा समय,
ठीक है। तो यहाँ से आवेश का जो फॉर्मूला निकल जाएगा वो ये सब निकाल कर आपको बताए थे। आवेश विद्युत धारा यानी वैद्युत धारा इनटू, क्योंकि समय इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवेश का जो फॉर्मूला हो गया I इंटू टी, ठीक है। तो I का जो आयाम होता है A और T का हो गया T, ये कैपिटल T, ठीक है। तो ये हो गया आवेश का आयाम। इतना हम लोग फिनिश कर चुके थे और फिर लास्ट में एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे, तो उसको कराते थे। एक क्वेश्चन भी कराए थे कि आपका सजातीय आवेश क्या नहीं, उदासीन या अनावेशित वस्तुएं क्या प्रतिकर्षित करती है या आकर्षित करती है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग को बताए थे पहला पॉइंट कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सजातीय मतलब एक जैसा आवेश जो है प्रतिकर्षित करती है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। देखिए हमने आप लोग को बताया था कि सजातीय आवेश मतलब एक जैसा आवेश हो, ठीक है ना। एक जैसा आवेश हो तो वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्पल लेकर बताए थे कि जैसे एक मार्कर है, इसी टाइप का एक मार्कर और था तो वो एक जैसा हो गया। एक मार्कर और है इसी के जैसा, मान लीजिए एक सेम मार्कर और है, लेकिन अभी मेरे पास सेम मार्कर है नहीं, ठीक है ना। तो सेम मार्कर था तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मान लीजिए ये भी एक मार्कर है और ये भी एक मार्कर है, तो ये एक जैसा हो गया। और जब एक जैसा हो गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अभिजातीय आवेश मतलब एक जैसा नहीं हो तो दो अलग अलग हो। अब ये मान लीजिए ये तो अब डस्टर है और ये मार्कर है, पहले माने थे इसको भी मार्कर इसको भी मार्कर, तो एक जैसा हो गया था तो प्रतिकर्षित हो गया था। लेकिन अब ये हो गया डस्टर और ये हो गया मार्कर, दोनों अलग अलग हो गया तो विजातीय आवेश जो एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश का मतलब धन आवेश हो गया और ऋण आवेश, ये दोनों अलग अलग है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन यही बात करें कि पॉजिटिव यानी धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ऋण आवेश भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव यानी कि धन आवेश ऋण आवेश या ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ये सब बात किए थे। फिर देखिए हम एक क्वेश्चन लिए थे, क्या था क्वेश्चन लास्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि देखिए पहले उसके पहले भी एक बॉक्स बता देते जो आप लोग को बताए थे। 3 बॉक्स लिए थे, ठीक है ना। 3 बॉक्स में लिए थे, इसमें जैसे कि पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा थी यानी धन आवेश ज़्यादा था और ऋण थोड़ा बहुत था, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ऋण थोड़ा ज़्यादा है और पॉजिटिव 1-2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या है, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है और निगेटिव की संख्या कम है। पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, निगेटिव की संख्या कम है। इसमें पॉजिटिव की संख्या कम है और निगेटिव की संख्या ज़्यादा है, और इसमें क्या है, निगेटिव पॉजिटिव बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, वैसे वस्तुएं जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है निगेटिव कम है तो उसको क्या कहेंगे, धन आवेश, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल ही पॉजिटिव हो, निगेटिव भी कुछ ना कुछ होगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव ही नहीं होगा तो उसमें निगेटिव भी कुछ ना कुछ होगा। तो पॉजिटिव की संख्या जब ज़्यादा होती है तो उसे धन आवेश कहते हैं, उसी तरीके से निगेटिव की संख्या जब ज़्यादा होती है तो उसे ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा निगेटिव होगा, पॉजिटिव कुछ होगा नहीं, निगेटिव भी रहेगा। तो निगेटिव हो ज़्यादा और पॉजिटिव हो कम उसे ऋण आवेश कहते हैं, और जब निगेटिव पॉजिटिव मतलब बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन या फिर अनावेशित वस्तुएं, ठीक है। जिस पर नेट चार्ज क्या हो यानी नेट आवेश क्या हो, 0 हो, यानी कि धन आवेश और प्लस ऋण आवेश का योग करें तो सम है उसी नेट मतलब टोटल, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन या अनावेशित वस्तुएं। इतना आप लोग को क्लियर है। तो आइए एक क्वेश्चन लिए थे, अब उस क्वेश्चन पर आते हैं और फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ देखिए, ये था आपका क्वेश्चन कि क्या उदासीन या अनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है। क्या करेगी? क्या उदासीन या अनावेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी या आकर्षित करेगी? एक दूसरे को हटा देते हैं। अनावेशित वस्तुएं, अनावेशित वस्तु जो है क्या करेगी? प्रतिकर्षित करती है या आकर्षित करती है। बस इतना सा क्वेश्चन है कि एक हमारा अनावेशित वस्तु है जिस पर नेट चार्ज शून्य है, तो आप बताइए कि वो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो देखिए, एक हमारा एक उदासीन वस्तुएं हो गया, छोटा सा थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? एक उदासीन वस्तु है, यानी कि अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, ठीक है। और देखिए, इधर से हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव भी एक दो को होगा। तो ये मेनली क्या है हमारा? धन आवेशित, यानी धन आवेश है। ये धन आवेश वस्तु है, धन आवेशित वस्तु, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, जब हम ये दोनों को पास लाते हैं, क्या लाते हैं? ये दोनों को पास लाते हैं। क्या है हमारा कि एक ये अनावेशित वस्तु है और ये धनावेशित वस्तुएं हैं, ठीक है। अब इसको जब ये दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो देखिए क्या होगा, जब ये दोनों को पास लाएंगे तो पॉजिटिव इधर साइड में अपना आ जाएगा और निगेटिव इधर आ जाएगा, और ये दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव 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 पास एकदम आ जाएगा और निगेटिव निगेटिव इधर आ जाएगा। एक दोनों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। उदासीन वस्तु क्या करता है? एक दूसरे को मतलब एक जो है धनावेशित आएगा और एक जो है अनावेशित वस्तु आएगा, तो वो हमेशा क्या करेगा? आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, ठीक है ना। हमेशा क्या करेगा? आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा। फिर से सुनिए, पास आकर बोलते हैं, सुनिए इधर। जब हम अनावेशित वस्तुओं को किसी धनावेशित या ऋणावेशित वस्तुओं के पास ले जाते हैं तो हमेशा आकर्षित करेगा, यानी कि अनावेशित वस्तु जो है वो किसी भी धन आवेश के पास वस्तु ले जाए, ठीक है ना, या ऋण आवेश वस्तु के पास ले जाए तो हमेशा आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित नहीं करेगी। जैसा कि देखिए धन आवेश के साथ बता रहे हैं, अगला ऋण आवेश के साथ भी बताएंगे। हमारा देखिए एक उदासीन ये वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, जिसको धन आवेश ये वस्तु है, ये दोनों को जब पास लाते हैं तो क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। मतलब कि इसका जो निगेटिव चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है ना, एकदम पास आके ये दोनों आकर्षित कर लेगा, और इसका जो निगेटिव एक दो था वो रिपेल होकर इधर मतलब प्रतिकर्षित होकर पीछे चला जाएगा, और ये इसका जो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव यहाँ है तो इसको ही पीछे ढकेल देगा। इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका जो पॉजिटिव है इसको इधर धकेल देगा, और इसका निगेटिव जो है इसका निगेटिव को इधर धकेल देगा। बस सिंपल सा बात ये है कि ये अनावेशित वस्तु जो है और ये धन आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। कैसे? क्योंकि इसका पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, कहेगा तुम जाओ साइड में, हमारा ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसका जो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसका अपोजिट नहीं कर दीजिएगा, कहिएगा कि निगेटिव निगेटिव इधर आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर आ जाए, और देखिए इधर निगेटिव निगेटिव आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों ऐसा होगा? सुनिए, इसका निगेटिव इसलिए इधर आया क्योंकि इसमें पॉजिटिव, ये धन आवेश वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो धन आवेश ना हुआ। तो जब धन आवेश हुआ तो इसमें डोमिनेंट, इसमें सबसे बड़ा अधिकार किसका है? डोमिनेंट कौन कर रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है, तो ये धन आवेश ना हुआ। तो धन आवेश ऋण आवेश को, अब ये दो को पॉजिटिव चार्ज इतना 6 पॉजिटिव चार्ज को पीछे धकेल पाएगा? नहीं ना। इसमें 2 को नेगेटिव था तो 2 को नेगेटिव को पीछे धकेल दिया, और इसमें 6 पॉजिटिव था तो इसको 2 को तो आराम से धकेल देगा। लेकिन ये अकेला 2 पॉजिटिव 6 को पीछे धकेल पाएगा? नहीं ना। और ये 2 नेगेटिव तो चलो ठीक है, इसको पीछे कर दिया, लेकिन ये 2 पॉजिटिव इसको नहीं। ये धन आवेशित वस्तु है, तो सिंपल आप इतना समझिए, इसको हटाइए और इतना आप समझिए
क्या कि ये निगेटिव को आगे लाएगा और ये पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। ये अनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है, तो ये धनावेशित में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज को कहेगा भैया हम पॉजिटिव चार्ज हैं, आप निगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये बोलेगा सिंपल भैया कि हम धनावेशित वस्तु हैं, जो भी निगेटिव चार्ज हैं आप आगे आ जाइए, हम आपसे आकर्षित होना चाहते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज जो है बोलेगा सिंपल भैया हम पॉजिटिव चार्ज हैं, आप निगेटिव चार्ज जितने भी वाले भैया हैं वो आगे आ जाइए, हम दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाएगा और कहेगा भैया जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे चले जाइए, हम आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। तो पॉजिटिव चार्ज पीछे एकदम चला जाएगा और इसका जो निगेटिव है पीछे चला जाएगा। बस सिंपल बात इतना है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो निगेटिव है एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। अब पॉजिटिव ही क्यों आगे आ रहा है, क्योंकि ये धन आवेशित वस्तु है, तो धन आवेशित वस्तु में पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव ही ना आगे आएगा, और जब पॉजिटिव आगे आएगा तो इसका निगेटिव को आगे लेकर आएगा, और जब ये दोनों आकर्षित होगा तो इसका जो निगेटिव है पीछे धकला जाएगा, इसका भी पॉजिटिव। सिंपल सा बात है इतना सा कि जब उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तुएं किसी पॉजिटिव यानी धनावेशित वस्तु के साथ आएगा तो आकर्षित करेगा, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से आकर्षित कर लेंगे। सिंपल सा बात है, अगर ये डायग्राम भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल इतना याद रखिए कि उदासीन या अनावेशित वस्तुएं धनावेशित वस्तुओं के साथ आकर्षित करती है। और यहाँ जो है आप देख भी रहे हैं कि क्या कर रहा है, आकर्षित ही कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से आकर्षित कर रहा है तो फिगर बनाकर भी आप लोग को बताएं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ऋण आवेशित वस्तु के साथ। ये था हमारा धन आवेश के साथ, ठीक है। अब हम समझाते हैं आपको ऋण आवेश के साथ। ऋण आवेश के साथ क्या होता है तो देखिए एक वस्तु हमारा ये है, ठीक है, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा निगेटिव 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 एक दो को पॉजिटिव भी है। ये हमारा क्या हो गया, ऋण आवेश वस्तु है, ऋण आवेश। और ये क्या है, ये हमारा है अनावेशित वस्तु, ठीक है ना, अनावेशित वस्तु। अब देखिए अनावेशित मतलब नेट चार्ज शून्य। अब सुनिए इसमें क्या हो गया, इसमें होगा कि भैया ये बोलेगा कि हम निगेटिव चार्ज हैं तो निगेटिव चार्ज हमारे पास ज़्यादा है, तो आप जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि विजातीय आवेश एक जैसे आवेश को तो लेगा नहीं, तो ये कहेगा हम निगेटिव चार्ज है, आप जितने भी पॉजिटिव है वो आगे आ जाइए, आगे वाले कुर्सी पर बैठ जाइए। तो कहेगा भैया हम दो को पॉजिटिव हैं, आगे आकर बैठ जाए, तो बोलेगा हाँ भैया आप आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। संपर्क कर लेगा और ये निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भेजेगा और इसका निगेटिव निगेटिव दूर भागेगा, क्योंकि ये निगेटिव इसको दूर भगाएगा, इसका पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा। और ये सिंपल कहेगा कि हम ऋण आवेश वस्तु हैं, तो हम ऋण आवेश है तो आप पॉजिटिव वाले जितने भी हैं वो आगे आइए, हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षित कर लेगा। सिंपल सा बात है। तो हमारा ऋण आवेश हो या फिर धन आवेश हो, ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, कोई भी वस्तु हो, हमेशा जो है अनावेशित वस्तु के साथ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित कभी नहीं करेगी। ये हमेशा याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है ना। हमारा उदासीन या अनावेशित वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, इधर आइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि उदासीन या अनावेशित वस्तु जो है हमेशा धन आवेश हो या ऋण आवेश वस्तु हो उसके साथ हमेशा आकर्षित करती है। फिर से सुनिए, जब हमारा अनावेशित वस्तु हो और किसी भी धन, ये हमारा मान लीजिए कि उदासीन वस्तु है, ये हमारा हैंड जो है उदासीन वस्तु है, और ये जो हमारा है ऋण आवेश वस्तु है और या फिर धन आवेश वस्तु है, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो प्रतिकर्षित रिपेल कभी नहीं होगा, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जब पास लाएंगे आकर्षित हो जाएगा। क्यों आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल यहाँ फिगर के द्वारा समझाए हैं, तो आप लोग समझिए कि हमेशा ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। उदासीन वस्तु जो हमेशा आकर्षित ही करेगी, प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल कभी नहीं करेगी, रिपेल यानी कि रिपल्सन, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया जो कि पिछली कक्षा में पढ़े थे। आइए एक दो और डायग्राम से समझते हैं थोड़ा और अच्छे से धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बोले थे कि आप लोग को और 1-2 एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसा कि हमने आपसे बात किया
कि जब उदासीन या अनावेशित वस्तु को धन आवेश या ऋण आवेश वस्तु के पास ले जाएंगे तो हमेशा आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित कभी नहीं करेगी। तो सुनिए, अब हमारा एक देखिए, ये जो है क्या है बोलिए आप ही लोग। और ये जो है गुब्बारा है, बैलून। थोड़ा छोटा फिगर सही बनाते हैं क्योंकि जितना बेस्ट फिगर उतना अच्छा से अंडरस्टैंडिंग। ये खैर हमको फिगर आता नहीं उतना अच्छा से बनाने, जो हो सकता है इसी में। देखिए, ये हमारा बलून है, बलून, ठीक है। और ये हमारा वॉल है, वॉल मतलब दीवार, ठीक है। और ये देखिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, कोई भी वस्तु मान लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लें, बोतल, या फिर क्या मान ले, सपोज दैट, चलिए प्लास्टिक मान लेते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक। अब देखिए क्या होगा, ये जो है उदासीन है, यानी कि अनावेशित वस्तु है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, और हमारा बैलून भी हमारा क्या है, अनावेशित वस्तु है। ये हमारा ये प्लास्टिक है और ये हमारा बलून है, ये दोनों ही क्या है, अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का मतलब क्या है कि नेट सम जो, यानी नेट जो चार्ज हो, नेट आवेश जो हो वो क्या हो, शून्य हो, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश को अगर सम करे तो शून्य हो, यानी धन आवेश ऋण आवेश की संख्या बराबर हो, उसे ही अनावेशित वस्तु कहते हैं। नेट आवेश शून्य हो, धन आवेश और ऋण आवेश का योज्य सम जो हो क्या हो, शून्य हो। अब देखिए, जब इस बैलून को इस प्लास्टिक से रगड़ते हैं, रगड़ने का मतलब समझ रहे, रब मतलब एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होगा, जब इस प्लास्टिक में इस बैलून को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा कि इसका जो, अब एक बात और बताते हैं, जैसे देखिए केमिस्ट्री, इससे पहले थोड़ा सा आप इधर सुनिएगा। जैसे केमिस्ट्री में होता क्या है, ये एक मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है ना। तो सोडियम में एक नाभिकीय होता है, ठीक है ना, केंद्रक, सेंटर, ठीक है ना, जो भी बोलिए। तो उसमें होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और साइड में इलेक्ट्रॉन होता है, साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ही हमेशा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, यानी स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। इसका कारण क्या है, सुनिए। इलेक्ट्रॉन का जो, देखिए इसको लिख लीजिएगा कि आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इस 2 पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10⁻3, तो क्या आ जाएगा, 28 आएगा ना। तो इसको ग्राम में बोले तो 9.1 × 10⁻28, ठीक है ना, 28 ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो आप इस 2 पॉइंट को नोट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम या 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 × 10⁻31 31 kg, या ग्राम में बोले तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। ये 2 पॉइंट अगर नोट कर लिए हो तो मिटाते हैं इसको। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज था वो कितना था, 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास जो था इलेक्ट्रॉन का कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास जो था 9.1 × 10⁻31 kg। लेकिन प्रोटॉन का अगर हम बात करें तो
क्या होता है, प्रोटॉन का जब बात करें तो 1837 इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स, लगभग इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है उसके मास से इतना गुना के बराबर होता है प्रोटॉन का मास। समझ रहे हैं कितना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो कितना हो रहा है, इतना गुना। मान लीजिए कि सपोज इतना नहीं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास 10 kg होता है, मान लीजिए 10 kg या 10 kg भी ज़्यादा, मान लीजिए 1 kg समझने के लिए 1 kg, ठीक है ना। और उसके 1 kg को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1837, 1 kg इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1837 kg, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास है कितना 1 kg तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1837 kg। मतलब समझ सकते कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपैरिजन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का और मास और प्रोटॉन का मास, मतलब मास मतलब द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है और प्रोटॉन का मास कितना है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और प्रोटॉन बहुत भारी है। तो प्रोटॉन यहाँ शांति से बोलेगा भाई, जैसे कि होता है ना कि जैसे एक मोटा आदमी हो गया, एक पतला आदमी हो गया, तो पतला आदमी बहुत एक्टिव होता है, फुर्ती होता है। जैसे पतला आदमी समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो पतला आदमी इलेक्ट्रॉन रहता है, फुर्ती रहता है, जहाँ भी उठकर बोलेंगे जाने के लिए जाओ, इधर उधर घूम लेगा, तुरंत कर लेगा जो भी काम देंगे उसको। लेकिन मोटा आदमी बैठा रहेगा एक जगह शांति से आराम से, भैया हमको बैठने वाला कोई काम दे दो, घर वाला काम दे दो, हम घर में बैठ कर आराम से करेंगे, क्योंकि उससे उतना चला नहीं जाएगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा और वो उतना काम भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फुर्ती आदमी जो रहेगा कहीं भी कुछ भी कर लेगा, कोई भी काम कर लेगा दौड़कर, ठीक है, तो फुर्ती होगा। तो उसी तरीके से समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 kg मानते हैं तो लगभग 1837 kg प्रोटॉन का मास होगा। मतलब समझ रहे हैं ये दोनों में कितना अंतर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ 1 kg और प्रोटॉन कहाँ 1837 kg। मतलब कि प्रोटॉन आराम से यहाँ बैठा रहेगा, कहेगा भैया हम आराम से, मोटा ताजा आदमी है, आराम से बैठे रहेंगे सेंटर में, आप लोग जो है जहाँ जाना है जाइए। तो इलेक्ट्रॉन फुदकते रहेगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन भैया हम यहाँ चले जाते हैं, तो चले जाओ क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा हमको यहाँ जगह मिल रहा है, आज हमारा यहाँ खाने का न्योता आया तो हम वहाँ जाते हैं, ये कहेगा ठीक है हम यहाँ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नाचते रहेगा, घूमते रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रोटॉन कहेगा भैया कि हमारे लिए खाना जा रहे हो खाने, तो वहाँ से लेके आना, हम घर में बैठ कर ही खाएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है भारी होता है, वो आराम से एक जगह बैठा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्टिव होता है, फुर्ती, पतला होता है, हल्का होता है, आराम से इधर से उधर घूमते रहता है। तो जैसे देखिए होता क्या है, इतना तो समझ में आया आप लोग को। अब देखिए क्या होगा, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 281 होता है, ठीक है, 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12 ये सब में है। तो देखिए हालांकि केमिस्ट्री का क्लास भी अभी आएगा, अभी लेक्चर उसका स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट होगा धीरे धीरे, देखिएगा। अभी देखिए इधर देखिए, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। अब क्या बात है कि सोडियम में होता है क्या कि आपका इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, ठीक है। तो खोएगा क्या, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 28। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये खो देता है, तो इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर अगर हम क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, क्यों, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो 28 आ जाएगा, ठीक है, और उस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, भैया जिसको लेना है ले लो, एक इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं, खुलेआम अनाउंस कर दिया, पेपर में न्यूज़ में डाल दिया कि भैया हम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जो भी आकर लेना चाहते हैं, जिसको भी कमी महसूस हो रहा वो आकर ले जा सकते हैं। तो वो अनाउंस कर दिया, जिसको लेना था वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव किस लिए आया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब सुनिए क्लोरीन में क्या होता है, इसका जो होता है 287 होता है। तो कहता है भैया
कि हम 287 है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे तो क्यों ना हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। हम 7 इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो 7 को पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे वही ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सोडियम के केस में जस्ट अपोजिट है, वो कहेगा कि भैया हम एक इलेक्ट्रॉन, हमको कौन 7 को देगा, 7 को देने से अच्छा ले जाओ एगो तुम लोग। लेकिन क्लोरीन के केस में कहेगा कि भैया हम 7 को है, एगो कोई दे दे तो बढ़िया है, तो वो सोडियम दे देगा, कहेगा ले जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो इसका मतलब है कि इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और सोडियम जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खो देता, एक इलेक्ट्रॉन खोने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या आती है, निगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन खो देता है उस एटम पर, एटम मतलब तत्व यानी कि परमाणु, ठीक है, एलिमेंट मतलब तत्व होता है, और एटम मतलब परमाणु, तो जो भी परमाणु एलिमेंट यानी कि हम लोग कहेंगे तत्व, जो भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है यानी कि धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आता है ऋण आवेशित। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे होंगे। अब देखिए इतना तो बात कर लिए। अब देखिए ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हैं, रब करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को जब रब करते हैं तो भैया ये कहेगा कि तुम हमारा, अब क्या बात बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हल्का और प्रोटॉन कहाँ भारी, तो इसमें कहेगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज यही रहेगा, जिसको जाना इलेक्ट्रॉन को ही आप ग्रहण कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही खो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ही अपना यहाँ से, ये क्या था, इसका घर था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो प्रोटॉन यहाँ शांति से बैठा था, न्यूट्रॉन भी यहाँ शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। और कहेगा इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन ही, ये आइटम मान लीजिए सोडियम है, और ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये खो देता है, तो खोने का ही काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन कोई भी तत्व खोएगा नहीं, प्रोटॉन शांति से रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही कोई तत्व क्या करता है, खो देता है। और अगर क्लोरीन का केस होता तो इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता, ग्रहण करता, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता, ग्रहण करता, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन खो रहा है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि खोना और ग्रहण करना कौन काम कर रहा है, प्रोटॉन काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही काम कर रहा है। यानी जो भी काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, इलेक्ट्रॉन ही घर से बाहर जाएगा यानी कि खो देगा, और घर के अंदर भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा यानी ग्रहण करेगा, प्रोटॉन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ही खोना है, इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करना है, तो यहाँ पर प्रोटॉन शांति से आराम से रहेगा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये वस्तु को और ये वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, यानी कि रब करते हैं, तो रगड़ते हैं तो क्या होगा, इसका जो निगेटिव चार्ज है, कहेगा क्या, भैया हमको इसमें रगड़ रहे हो तो हम इसका निगेटिव चार्ज इसमें आ जाएंगे, कितना, 4 निगेटिव है, तो इसका ऑलरेडी से 2 निगेटिव था, ठीक है ना। तो कहेगा भैया हम आ गए आपके पास, आप हमने इसको रगड़ा, या फिर कहेगा कि चलिए 2 और आ जाते हैं। अब देखिए हम रगड़े तो इसका ये निगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, इसमें चला गया, किस में चला गया, देखिए साफ से फिगर से समझाते हैं। जब हमने इसको रगड़ा तो इसका 4 निगेटिव चला गया और 2 निगेटिव और चला गया, कहेगा भैया कुछ तो रहने दो हमारे पास, ऐसा थोड़ा कि रगड़ रहे तो आप पूरा ले चल जाओगे, कुछ तो मेरे पास भी रहने दो ताकि हम देखें कि हम भी कभी थे निगेटिव मेरे पास भी था, ठीक है ना। तो पूरा नहीं ले जाते हैं, कुछ तो रहने देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, निगेटिव ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव कम हो गया, और इसमें क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और निगेटिव क्या हो गया, कम हो गया। क्रॉस का मतलब कम और सही टिक का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक है। आप सुनिए, पॉजिटिव की संख्या कम है और निगेटिव की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोग को क्या बताए थे, इसको क्या कहेंगे, ऋण आवेशित वस्तु, ऋण आवेश हो गया ये, और जिसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा और निगेटिव की संख्या कम उसको क्या कहेंगे, धन आवेश, ठीक है। ये हो गया आपका
धन आवेश। तो एक आवेश जो जहाँ हम बात कर रहे थे कि एक अनावेशित वस्तु थी, ये भी अनावेशित वस्तु थी, लेकिन जब हमने एक दूसरे को रगड़ा तो इसका निगेटिव चार्ज उठकर इसमें आ गया और ये बन गया क्या, इसके पास तो पॉजिटिव यहाँ था ही, तो निगेटिव इसका उठकर इसमें चला गया, तो इसके पास केवल क्या बचा, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। तो पॉजिटिव चार्ज बचा तो धन आवेश ये हो गया, और इसके पास अगर निगेटिव आ गया तो ये ऋण आवेश हो गया। तो अब कहेगा भैया हम धन आवेश हो गए, आप ऋण आवेश हो गए, तो क्या ना एक दूसरे से कोई नंबर आप दीजिए, आप हमारा नंबर लीजिए और एक दूसरे से बात करेंगे। मतलब क्या हो गया, एक दूसरे में अट्रैक्शन हो गया कि भैया हम एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि अब हम लोग विजातीय आवेश हो गए, विजातीय ग्रुप के हो गए, मतलब एक जैसा ग्रुप रहे नहीं। तो आप हमारा नंबर लीजिए, आपको हम अपना नंबर देते हैं, दोनों बात करेंगे कॉल पर, मतलब एक दूसरे में आकर्षित हो गए, ठीक है ना। तो एक दूसरे से आकर्षित हो गए। पहले क्या था, ये अनावेशित थी, ये भी अनावेशित था, ठीक है ना। तो जब अनावेशित था तो एक दूसरे को रगड़े, तो ये कहेगा भैया पॉजिटिव तो कहीं नहीं जाएगा, बोलेगा हम पॉजिटिव तो जाएंगे नहीं, आप जितना भी रगड़ लीजिए। तो निगेटिव जो है इसका यहाँ उठकर आ जाएगा, और इसके पास पॉजिटिव यहाँ ही था, तो ये पॉजिटिव यहाँ ही था, तो धन आवेश हो गया, और इसका जो निगेटिव उठकर यहाँ आ गया, तो बोलेगा भैया हमारे पास पहले से दो ही को पॉजिटिव था, निगेटिव उठकर यहाँ आ गए हो, तो ये ऋण आवेश हो गया। और जब धन आवेश हो गया और ऋण आवेश हो गया तो एक दूसरे में क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इतना सा पॉइंट था। अब सुनिए, ये अगर वाल को हम बना दे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा क्या हो गया, धन आवेश, तो क्या करेगा ये भी एक दूसरे को ऋण आवेश है ये, और ये धन आवेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन इस दोनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित क्यों आकर्षित करेगा, विजातीय ग्रुप का, तो आकर्षित करेगा। ये है हमारा ऋण आवेश बैलून, और ये हमारा है दीवार। दीवार फिल्म देखे हैं, दीवार, ठीक है। ये हमारा एक दीवार फिल्म नहीं है, एक दीवार है, जो घर में दीवार होता है, ठीक है ना, ये दीवार है। तो ये दीवार जो है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये धन ऋण आवेशित है और ये धन आवेशित। देखे होंगे ना, जैसे कि बर्थडे में जब बैलून लाते हैं तो हम लोग टेप से चिपकाते हैं, लेकिन इसका एक नियम और भी है कि जब बैलून को आप दीवार में रगड़िएगा नहीं, या अपने क्लॉथ में, और उसको जब यहाँ पर चिपकाइएगा दीवार में, तो वो चिपक जाता है। तो वो क्या होता है, पहले तो देखिए, पहले अगर डायरेक्ट कोई गुब्बारा को फुलाते हैं और दीवार में चिपकाइएगा, आप लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गुब्बारा को फुलाकर उसको दीवार में डायरेक्ट चिपकाइएगा तो नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि दोनों जो वस्तु है अनावेशित है। लेकिन वही अगर हम रब कर दे बैलून को दीवार के साथ या क्लॉथ में रब करके अगर उसको चिपकाते हैं दीवार में, तो चिपक जाता है। इसका वजह यह है कि आवेशित हो जाता है, कि आवेश का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। आवेश का ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम बैलून को रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होने का रीज़न यही है कि आवेश का स्थानांतरण, जैसे यहाँ पर भी हमने रगड़ा, तो रगड़ने के कारण निगेटिव यहाँ आ गया और पॉजिटिव तो इसके पास था ही, तो दोनों आकर्षित किया। लेकिन अगर ये दोनों को रब नहीं करते और डायरेक्ट बोलते कि दोनों आकर्षित हो जाए, तो क्या आकर्षित होता, नहीं बोलता कि हम भी अनावेशित है, तुम भी अनावेशित हो, कहाँ से आकर्षित होंगे, बिल्कुल नहीं आकर्षित होगा। लेकिन रब करने के बाद दोनों आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इसका निगेटिव चार्ज इसके पास आ रहा है, ठीक है, और इसके पॉजिटिव तो इसके पास है ही है। तो एक धन आवेश हो गया, एक ऋण आवेश हो गया, तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, ठीक है। यही फंडा है कि आपका जो गुब्बारे अगर बर्थडे में लाते हैं तो उसको अगर रब करके दीवार में चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। इसका रीज़न यही है कि आवेशित हो जाती है, और जब वस्तु आवेशित हो जाएगी तो आकर्षित करेगी ही, ठीक है। अब सुनिए, ये दीवार हमारा धन आवेश इसको बना दिए और ये ऋण आवेश था, आकर्षित करेगी। लेकिन इसका अगर बात करें, ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सजातीय ग्रुप का है, तो जब सजातीय ग्रुप का होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगी, ठीक है ना। इतना सा बात आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनिए, इस दीवार को अब हम लोग क्या करते हैं, इस दीवार को हम लोग अनावेशित बना देते हैं। कहेंगे भैया तुम अनावेशित हो जाओ, अनावेशित, ठीक है, अनावेशित कर देते हैं, अनावेशित दीवार। अब सुनिए, जब इसमें पॉजिटिव अनावेशित का मतलब नेट आवेश जीरो हो, यानी कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश की सम करे तो जीरो आए। तो देखिए, दो को पॉजिटिव, दो को निगेटिव। अब कहेगा भैया हम अनावेशित है और ये ऋण आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, आप लोग बताइए, ये दोनों क्या करेगा। तो
तो ये दोनों हमने एक क्वेश्चन बताया था कि अनावेशित वस्तु धन आवेश के साथ भी आकर्षित करती है और ऋण आवेश के साथ भी आकर्षित करती है। जो फिगर पीछे बताए थे कि हमारा जो अनावेशित वस्तु है वो हमेशा धन आवेश के साथ और ऋण आवेश के साथ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित कभी नहीं करेगी। तो सुनिए, ये दीवार जो है हमारा अनावेशित दीवार है और हम ये ऋण आवेश के साथ लाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा ऋण आवेश बैलून है और दीवार जो है हमारा अनावेशित है। और जब अनावेशित और ऋण आवेश को पास लाएंगे तो हमेशा क्या करेगी, आकर्षित करेगी। इसी केस में हमारा इसके और इसके साथ बात करें तो क्या हो गया, धन आवेश और अनावेशित दीवार, धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, हमेशा अनावेशित वस्तु क्या करेगी, आकर्षित ही करेगी, जो कि पीछे हम इसीलिए बताए थे। और इसके बारे में तो बता ही चुके कि प्लास्टिक है धन आवेश और ये बन गया ऋण आवेश, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। लेकिन ऋण आवेश अनावेशित दीवार के साथ आकर्षित करती है और धन आवेश भी अनावेशित वस्तु के साथ आकर्षित ही करेगी। बस इतना सा बात था, तो आप लोग समझे होंगे। इतना हम काफ़ी इसको कोशिश किए समझाने का। अगर नहीं भी अभी भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया नहीं समझ में आया, फिर से समझाएंगे। लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। और जैसा कि हम बताएं कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट्स बनाइए, तब समझ में आएगा। ये सब फिगर नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो देखते हैं ये देखिए, हमारा लेक्चर को आज यहीं एंड करते हैं। आगे लेक्चर 3 में बात करेंगे। ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 3 में आप लोग से बात करेंगे जैसे कि आवेश का एक स्थानांतरण सिद्धांत होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आवेश का स्थानांतरण ठीक है, आवेश का स्थानांतरण का सिद्धांत होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश क्या क्वांटीकरण, कुछ है इस तरीके से नाम होता है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे तो देख लेंगे इसको, ठीक है ना। और तीसरा जो है, तीसरा टॉपिक हमारा कूलम आएगा। कूलम का जो फॉर्मूला होता है ना, F बराबर K/Q1 Q2 बाई R², इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का टारगेट ये होगा, ठीक है ना। तो इस वर्ड को थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इससे अगला पढ़ाएंगे लेक्चर 3 में, तो इसको सही करके लिखेंगे ही। तो हालांकि लिख दिए कि आवेश का स्थानांतरण, आवेश का क्वांटीकरण और कूलम के बारे में बताएंगे लेक्चर 3 में। तो आप लोग का लेक्चर 2 यहीं एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके।